अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले आज हमने देखना है सिलेबस जो हमने पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कितनी कितनी उसकी वेटेज है। सबसे पहले जो आई कैप की जो ग्रिड है ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो 35 से लेकर 45 नंबर का एरिया, और 35 से 45 नंबर का जो पेपर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में से आएगा। अच्छा, तो सबसे बड़ा एरिया यही है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप दो चीजें पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तीन चीजें और भी थी, मतलब आपने नाम तो सुना ही होगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी है, और नोट्स हैं या डिस्क्लोजर है। तो दो चीजें आप पढ़ चुके हैं, तीन चीजें आपने मजीद पढ़नी। वो जो तीन चीजें आपने मजीद पढ़नी है ना, वो 35 से लेकर 45 नंबर की आनी है। नोट भी आपके इस पेपर में मौजूद है जो आपने तैयार करना है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आपने पढ़नी है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आपने इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। ठीक है जी, दो पढ़ चुके हैं, तीन पढ़नी है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, इस ए ग्रिड के अंदर क्या क्या चीजें हैं बच्चों, वो पहले देखते हैं। ये देखें, लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये ए ग्रिड के अंदर मौजूद है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी इसके अंदर मौजूद है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, फिर उसके बाद एरर। कुछ एरर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद हो। आपने देखा था सवाल कुछ इस तरह के थे इन्वेंट्री में या अक्रूल्स एंड प्री पेमेंट्स में, कि भाई कुछ ऐसी एक्सपेंसेस थे जो रिकॉर्ड नहीं हो सके ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जब आप करते हैं ना सवाल सॉल्व करते हैं 20 नंबर का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो उसमें वो कुछ बताता है कि सेल अब ओवर कास्ट हो गई है या सेल अंडर कास्ट हो गई है या सेल की वैल्यू गलत हो गई है। जिस तरह से आपने बीआरएस का टॉपिक भी पढ़ा है, उसमें भी यही है कि गलतियां होती है कि जिन गलतियों को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो वो एरर इतनी डिटेल में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बड़ी डिटेल में एरर होंगे। पूरा एक चैप्टर है एरर का। वो एरर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन का हिस्सा है। ठीक है जी। अकाउंटिंग पॉलिसीज भी बच्चों और एस्टिमेट्स वगैरह भी आप थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं, डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। याद करें, आपने डेप्रिसिएशन के टॉपिक में पढ़ा था कि यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है। याद करें, याद आ रहा कुछ कुछ? स्क्रैप वैल्यू चेंज हो सकती है, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो सकता है, डेप्रिसिएशन रेट चेंज हो सकता है। ठीक है, कि आपने पहले 2 साल स्ट्रेटनर मेथड लगाया, तीसरे साल जाके पता लगा नहीं यार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना चाहिए था। पहले 2 साल स्क्रैप वैल्यू 10,000 थी, तीसरे साल जाके पता लगी नहीं यार वो तो 20,000 थी। याद आ रहा कुछ कुछ? तो एस्टिमेट आपके 2 साल बाद या 3 साल बाद जाके चेंज हो सकते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाला करते थे। तो बच्चों वही चीजें हमने यहाँ पे भी पढ़नी है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। इसके ऊपर पूरे का पूरा स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, उसको कहते हैं IAS 8। उसको क्या कहते हैं? IAS 8। कैश फ्लो का भी एक स्टैंडर्ड है बच्चों, उसको हम कहते हैं IAS 7। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी जो है ये IAS 1 के हिसाब से तैयार होती है। ठीक हो गया जी, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा जी, और यहाँ पे बच्चों रेशोज आ जाती हैं। और उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? ये जो हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, क्या कहते हैं, मदरसे हो गए, ये जिस तरह भी क्या कहते हैं, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे फॉल करती हैं बच्चों। तो उनमें अकाउंटिंग किस तरह से होगी वो हमने देखनी है, क्योंकि उसमें भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनानी है। तो ये सारे का सारा जो एरिया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ तक की बात समझ लगी? तो आपको बच्चों कितने नंबर का सवाल इस एरिया में से आ सकता है? 35 से 45 नंबर का पेपर आएगा। मतलब अगर आपका सिर्फ ए एरिया स्ट्रॉन्ग है तो आधा पेपर आपका हो जाता है। ये बात में लगी है। कैश फ्लो का सवाल आप याद रखिएगा बच्चों, 20 नंबर का आना है आपको। कितने नंबर का आना है? 20 नंबर का। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का सवाल 10 नंबर का भी आ सकता है और 20 नंबर का भी आ सकता है। एरर का सवाल आपको 8 से 10 नंबर का आएगा, ये बात याद रखनी है। T2 का मतलब होता है टेस्टिंग लेवल 2। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब यही है कि 18 से 20 नंबर का सवाल आएगा आपको। T1 का मतलब होता है कि ये छोटा सवाल आएगा आपको 8 से लेके 10 नंबर का। ठीक है जी। ये भी बच्चों सवाल जो है आपको 8 से लेके 10 नंबर का आएगा, और ये सवाल भी आपको 8 से 10 नंबर का आएगा। हाँ, और ये सवाल भी बच्चों 18 से 20 नंबर का आ सकता है। टेस्टिंग लेवल समझ आ रहा है?
कि किस तरह का सवाल आएगा और कितने नंबर का आएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ग्रिड बी है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 20 से 30 नंबर का सवाल आएगा, ये 20 से 30 नंबर का टेस्ट होगा यहाँ से। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आता है इसमें बच्चों? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? थ्योरी है, पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल एरिया है, तो इसलिए T1 लिखा हुआ है, 8 से लेकर 10 नंबर का सवाल आ सकता है इसमें से। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों रेशोज हैं, इंटरप्रेट रेशोज टू गिव एन असेसमेंट ऑफ एन एंटिटीज परफॉर्मेंस। रेशोज कुछ आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ आपने मजीद पढ़नी है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, याद आ रहा है कि नहीं? मार्कअप मार्जिन याद आ रहा है? कुछ 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 रेशोज आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी पढ़ी हैं, बाकी डिटेल में रेशोज आपने यहाँ पे पढ़नी है। अच्छा जी, अब अर्निंग पर शेयर जो है ये भी एक रेशो है, लेकिन इसके ऊपर स्टैंडर्ड है IAS 33। इसके ऊपर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का नाम क्या है? IAS 33। वैसे रेशो का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये वाली रेशो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया है, IAS 33। कौन सी क्लास है आपकी? अच्छा, ठीक है जी बच्चों। IAS 33 के ऊपर याद रखिएगा 18 से 20 नंबर का सवाल आ सकता है। इन रेशोज के ऊपर भी 18 से 20 नंबर का सवाल आ सकता है। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब ये है कि अच्छा खासा कंप्रिहेंसिव सवाल आएगा आपको। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अगर आप देखें एरिया सी, जो ग्रिड सी है आपकी, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, 30 से 40 नंबर के एरिया इसमें से आए। अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? अप्लाई द प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सादा अल्फाज में IAS 16 पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? IAS 16 में मतलब प्लांट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होंगी, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन के मेथड कौन से हैं, पॉलिसीज कौन सी हैं, सब्सिक्वेंट में साल 2 साल 3 साल गुजरने के बाद उसमें क्या क्या चेंज आ सकते हैं। तो IAS 16 आपने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके ऊपर बच्चों सवाल आएगा आपको 18 से लेकर 20 नंबर का। समझ आ रही बात की? अच्छा जी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट समटाइम कंपनियों को चलाने के लिए पैसे देती है। क्या करती है? पैसे देती है, या समटाइम प्लांट ही दे देती है, या जमीन दे देती है कि यार ये जमीन पकड़ो या आप इस्तेमाल करो। तो अगर गवर्नमेंट कोई जमीन या कोई प्लांट या कैश या कोई बिल्डिंग किसी कंपनी को दे दे कि आप ये चलाएं, तो फिर उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, और वो है बच्चों IAS 20। उसको कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? IAS 20। अच्छा, यहाँ पे T1 लिखा हुआ है, T1 से क्या मुराद है? 8 से लेकर 10 नंबर का सवाल आएगा। अच्छा, अब 8 से लेकर 10 नंबर का सवाल से मुराद ये भी है बच्चों कि ये हो सकता है कि ये वाला टॉपिक किसी और सवाल के अंदर मिक्स होके आ जाए, हो सकता है ज्यादा ना आए। मतलब को 20 नंबर का सवाल था, उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट का हिस्सा था 8 नंबर का। यहाँ तक की बात सुन लगी? तो ये सवाल, ये टॉपिक किसी और टॉपिक के अंदर मर्ज होके भी आ सकता है। अच्छा, फिर बोरिंग कॉस्ट है बच्चों, उसके ऊपर स्टैंडर्ड है IAS 23। बोरिंग कॉस्ट से मुराद है इंटरेस्ट। बोरिंग कॉस्ट से क्या मुराद है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करना? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तक तो आप यही पढ़ के आए हैं कि इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। FAR 1 कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि तमाम इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, कुछ बैलेंस शीट में भी जा सकते। तो उसके ऊपर ये पूरा स्टैंडर्ड है, वो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन सा इंटरेस्ट जाता है। बच्चों वो भी आपको कितने नंबर का टेस्ट होगा? 8 से लेके 10 नंबर का टेस्ट हो सकता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद है जी इम्पेयरमेंट। उसके बाद पूरा स्टैंडर्ड है IAS 36। इम्पेयरमेंट से क्या मुराद है? देखें, एक तो आपने प्लान परचेज किया, आपको पता है कि 5 साल चलेगा, तो 5 साल तक आप क्या करेंगे प्लान के साथ? है? वो क्या करेंगे? है? तो अकाउंटिंग में क्या करेंगे? आप तो अकाउंटेंट है ना, आपने इस्तेमाल थोड़ी करना है। पहले तो आप अपना रोल क्लियर करें, CA में आपका रोल है क्या? आपने प्लान चलाना है। आप CA इसलिए कर रहे हो कि आपने जाके प्लान का बटन दबा के प्लान चलाना है?
आपने तो अकाउंटिंग करनी है। तो प्लांट की अकाउंटिंग में आप क्या क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन है उसकी चार्ज करेंगे, ऐसे ही है। अब फर्ज करें आपने जब प्लांट परचेज किया तो आपको लगता था कि 5 साल चलेगा। आपने प्लांट इंस्टॉल करवाया, आपने जनाब वापडा के स्विच में जाके उसको तार लगाई, बटन नीचे किया, धमाका हो गया। वो जरा 5 साल चलाना था, वो 5 मिनट भी नहीं चला। अब अब उस प्लांट को पकड़ के 5 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? क्यों? सोचो, अकाउंटिंग तो सारी गई। हम्म अब वो धमाका हो गया। अब हूँ वो कहेगा धमाका होए भावे ना होए, मैं एंट्री पास करनी है क्योंकि मैंने पता एंट्री होनी है। 31 दिसंबर को डेप्रेशन की एंट्री तो जरूर होगी ना, क्योंकि पड़ी हुई है, इंट्रो में पड़ी हुई है, लिहाजा करनी करनी। अब क्या करेंगे बताएं? 100% हैं? उस सारे का सारा खत्म हो गया। नहीं बात लगी? आपने सोचा था कि 5 साल क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन वो 5 साल तो क्या 5 मिनट नहीं निकाला उसने। अब तो 5 साल की काउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन खत्म होगी। अब क्या करेंगे? प्लांट था फर्ज करें 10 लाख रुपए का, अब 10 लाख रुपए का क्या करें? क्या वो प्लांट 10 लाख रुपए का बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा? वो पटाखा बज गया उदा, क्या करोगे? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे? खत्म होगी स्टोरी उसकी। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो बेसिकली क्या हो गया, वो सारे का सारा आपका लॉस हो गया। बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड होता है, एसेट की डेफिनेशन क्या है? वो इंट्रो में पढ़ के आए हो, व्हाट इज एन एसेट? कोई चीज फ्यूचर में बेनिफिट दे। प्लान का तो पटाखा बज गया, अब तो क्या वो एसेट है? क्यों? वो फ्यूचर में यूज ही नहीं होगा, तो एसेट की डेफिनेशन भी पूरा नहीं उतर रहा। नहीं बात समझ आ रही? हफीज सेंटर में गया, मोबाइल लिया, सोचा था क्या क्या ऐसी तस्वीरें खींचेंगे, क्या क्या वीडियोस बनाएंगे, वीलॉग बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे। जैसे ही बाहर निकले, आया डकैत, बंदूक दिखाई, ले गया मोबाइल। अब दिल के अरमा हूं, क्या वो एसेट अभी भी है? स्टोरी खत्म होगी। आप जो मर्जी सोचते रहे। तो क्या अब आप उस मोबाइल को बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? खत्म होगी स्टोरी। क्यों? वो एसेट ही नहीं है आपके पास, एसेट की डेफिनेशन भी। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो पॉइंट तो ये है ना कि वो चोरी कब हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद के पहले? अगर तो बैलेंस शीट डेट के बाद चोरी हुआ तो पिछली बैलेंस शीट में तो आएगा ना, कि जाके रबड़ से मिटाना शुरू कर देंगे। हाँ, जब था रिकॉर्ड किया था, अब नहीं है तो खत्म। समझ आई बात? तो जिस दिन चोरी हुआ उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, या 2 साल पहले चोरी का अंदाजा था आपको? जब तो था तब तो था, तब तो रिकॉर्ड किया था। लेकिन जिस दिन नहीं रहा, तो उस दिन आप नुकसान रिकॉर्ड करेंगे ना। कि आपको 2 साल पहले पता था कि चोर आके मुझसे मोबाइल ले लेगा। अगर ये चोर वाली स्टोरी आपको 2 मिनट पहले भी पता होती, तो हफीज सेंटर में आप उस जगह पे खड़े होते। 2 साल तो बड़ी दूर की बात है। अगर आपको 2 मिनट पहले पता चले कि चोर आ रहा है, तो उसी कहोगे हम जा रहे हैं मोबाइल की करिए, आखिरी बारी देख ही लेंगे। तो बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आपको 2 मिनट पहले भी पता हो कि मोबाइल चोरी होने वाला 2 मिनट बाद, तो वहां पे खड़े ही नहीं होंगे। लेकिन मसला ये है कि मोबाइल जब चोरी हुआ वो तभी चोरी हुआ ना, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता था। तो उससे पहले अगर आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया तो ठीक रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में मसला हो गया तो अगले साल की बैलेंस शीट में आएगा वो, स्टोरी खत्म हो गई। ठीक हो गया? तो बच्चों, इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी एसेट में अचानक से कोई बेड़ा गर्क हो जाए, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। वंस अगेन, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में क्या फर्क है? ठीक है। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, इम्पेयरमेंट भी एक्सपेंस है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
डेप्रिसिएशन में पता होता है ये 5 साल चलेगा, और इम्पेयरमेंट में स्टोरी खत्म। और समझ आ रही बात है? बंदा पैदा हुआ, पला, बड़ा, जवान हुआ, सीए किया, नौकरी की, अन्य बार रुपया कमाया, सेटल हुआ, शादी की, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया, 70 साल की उम्र में जाके फौत हो गया। ये एक नॉर्मल स्टोरी है, समझ आ रही है? बंदा पैदा होया, फौत हो गया, कितने की जवानी, कितने का सीए, कितने की शादी, ऐसी है, सब खत्म। तो एक बंदा जो पैदा हुआ और 70 साल की उम्र में जाके फौत हुआ ना, वो हर किसी को एक्सपेक्टेड है कि यार ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन एक पैदा हुआ और महीने बाद फौत हो गया, उसका दुख ज्यादा है। क्यों भला? उसकी पूरी जिंदगी थी जिसका लोगों ने सोचा हुआ था। तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो सडन एक लॉस है जो किसी ने सोचा नहीं हुआ था। स्टोरी समझ आएगी नहीं आ रही? तो डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एक्सपेंस है जो सोचा हुआ था, जिसका अंदाजा था कि ऐसा होगा। और इम्पेयरमेंट, ये सोचा हुआ नहीं था, हो गया बस, अचानक हो गया। बरक इसमें बच्चों याद रखिएगा, 8 से लेकर 10 नंबर का सवाल आएगा। अप्लाई द प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रांसफर, डिस्पोजल एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है कि आपके पास कोई लैंड था या बिल्डिंग थी, आपने परचेज करके छोड़ दिए कि 10 साल बाद अच्छा रेट लगेगा तो बेच दें, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। समझ आ गई? जैसे आपने फर्ज करें कोई प्लाजा लिया हुआ है और प्लाजा रेंट पे दे दिया है, तो क्या वो प्लाजा आप खुद जाके चला रहे हैं? आप तो नहीं चला रहे, चला तो कोई और रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपको तो रेंट मिल रहा है। तो लिहाजा वो प्लाजा जो आपने लिया और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो प्लाजा जो आपने लिया और रेंट पे दे दिया, क्या दोनों में सेम कंट्रोल है आपका? फर्क है। जैसे हॉस्टल का मालिक आपको हॉस्टल के कमरे की चाबी दे दे और आपसे रेंट पकड़ ले, आप क्लास पढ़ने आए और वापस जाएं, कमरा खुला हो और हॉस्टल का मालिक आपके सोफे पे, बेड पे सो रहा हो, तो तुसी कहेंगे यार है कि मजाक हो रहा है, मेरे को तो रेंट कादा लिया, जे तू ही इतने सोना है तो मैं तेन रेंट कादा देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रेंट आपने किस चीज का दिया, और वो कमरा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप रेंट देंगे उसका? समझ आ रही बात की कि नहीं? तो जब हॉस्टल के मालिक ने, हालांकि वो कमरा था किसका? हॉस्टल के मालिक का, लेकिन उसने जब आपसे रेंट लिया और आपको चाबी पकड़ा दी, अब वो उस कमरे में एंटर नहीं हो सकता। वो अच्छा, अब वो ये भी नहीं कह सकता कि भाईजान मेरा कमरा, मैं जो मर्जी आवा, ऐ वेख मेरे प्रॉपर्टी के कागजात च नाम लिखा है। तो आप फिर भी कहेंगे भाईजान तनु किराया मैं कैसे दे देता? ठीक है, हॉस्टल है उसका, लेकिन कंट्रोल उसका नहीं है। कंट्रोल किसका है? जिसने रेंट दिया। अगर तो हॉस्टल की चाबी लेने के बावजूद वो बंदा आपके कमरे में मौजूद है, तो फिर आप कहेंगे यार मैंने मेरे पैसे दे, मैं कितने और चला जाना। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो एक चीज आपकी है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज आपकी है, आपके कंट्रोल में है, वो क्या है? वो प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जो चीज आपके कंट्रोल में है बच्चों, उसके ऊपर IS 16 अप्लाई होगा। लेकिन आपकी चीज है तो सही, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, यूज कोई और कर रहा है, उस पर क्या अप्लाई होगा? IS 40। अच्छा, ये T2 है, इसका मतलब है ये भी 18 से 20 नंबर का सवाल आ सकता है। तो बच्चों ओवरऑल आपका सिलेबस समझ आ गया? आपका सिलेबस क्या क्या है, तो बोलो तो सही। एक एरिया ए है जिसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एरिया बी क्या है? उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, समझ आ रही है? एक एरिया सी है, वो क्या है जी? अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये बच्चों, ये इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड हुआ पड़ा है। ये टोटल स्टैंडर्ड है जो आपने पढ़ने हैं। IS 1 पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? IS 7 कैश फ्लो, IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट, IS 16, 20, 23, 36, 40 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, IS 33
और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। ये कितने स्टैंडर्ड हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टैंडर्ड है जो आपने पढ़ने हैं FR1 में। IS2 आपने पढ़ा हुआ है, याद है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने पढ़ा हुआ, आपको याद भी नहीं? याद करो, किसी को याद हो? IS2 किसी को याद नहीं है? की फायदा आया? ये थी, मौजूद थी। आई कि आपकी किताब खोल के देखो, लिखा हुआ उसमें। किताब ही नहीं पढ़ी है? सारे 6 महीने तो नोट्स ही पढ़ते थे, किताब खोली ही नहीं। IS2 बच्चों था इन्वेंट्री। ठीक है जी। और IS16 भी आपने पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी। तो ये IS1 भी आपने पढ़ा हुआ है। कौन सा? हालात चेक कर लो, जो पढ़े हो याद ही नहीं। IS1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 20 नंबर का सवाल। होते हो? ये वाला स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड और ये वाला स्टैंडर्ड, ये 3 स्टैंडर्ड आप पढ़ के आए हुए हैं। और अब हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ने, वो 9 स्टैंडर्ड है। कितने स्टैंडर्ड? 9। चलो जी, आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म की थी। डेप्रिसिएशन को शुरू करते हैं बच्चों आज। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि एसिड कितनी तरह के होते हैं। एसिड 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल से क्या मुराद है? ऐसे एसिड जो फिजिकली नजर नहीं आते, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया। और टेंजिबल जो फिजिकली नजर आते हैं, जैसे प्लांट हो गया, बिल्डिंग होगी, व्हीकल हो गया। फिर टेंजिबल के आगे 2 किस्में हैं, कौन कौन सी? करंट और नॉन करंट। करंट की एग्जांपल क्या है और नॉन करंट की एग्जांपल क्या है? वो एसेट जो 12 महीनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, वो क्या है? करंट। और वो एसेट जो 12 महीनों के बाद भी रहेंगे, वो क्या है? नॉन करंट। मतलब जिस तरह से गाड़ियां, ठीक हो गया, गाड़ियां 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगी। मोबाइल 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। लैपटॉप 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। और बोलो तो सही। नहीं, तो ये कौन से एसेट है? और इन्वेंट्री करंट है, क्यों? क्या कुछ चीज ऐसी बनाते हैं जिसका आप सोचते हैं कि 12 महीने के बाद जाके बेचूंगा? जिस बंदे ने इन्वेंट्री बनाई, चीजें बनाई, तो उसने ये सोचा हुआ कि 2 साल बाद बेचूंगा। एक तरखान है, वो फर्नीचर बनाता है, क्या उसकी नीयत ये है कि मैं 5 साल बाद जाके बेचूंगा? उसकी नीयत ये नहीं। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी। तो बच्चों, टेंजिबल एसेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, कौन कौन से? करंट और नॉन करंट। अब नॉन करंट आके 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल कौन से होते हैं? जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है। और नॉन डेप्रिशिएबल, ठीक है जी, जिनकी लाइफ का नहीं हमें पता कितने साल है। जैसे लैंड है, लैंड क्या है? लिमिटेड लाइफ है उसकी। क्या ये जो पाकिस्तान है, ये कायदे आज़म ने भर्ती डाल के बनाया कि यहाँ पे पहले पानी था, तो कायदे आज़म ने मिट्टी की ट्रालियां इंडिया से मंगवा मंगवा के यहाँ पे डाली, और फिर उसने ये प्लाट लिया? ऐसे हुआ है? क्या कायदे आज़म से पहले भी ये प्लाट मौजूद था? और बोलो तो सही। क्या हजरत आदम के ज़माने में भी ये प्लाट था कि नहीं था? ऐसे ही है ना? इसका मतलब है ये वाला हिस्सा पहले से मौजूद था। ये कोई 50 साल या 60 साल पुराना नहीं है। तो लैंड की लाइफ हम कभी मैयर नहीं कर सकते। तो बोलो तो सही। क्या हमारे जाने के बाद यहाँ पे चश्मे निकल आएंगे पानी के? प्लाट गायब हो जाएगा? फिर रहेगा? तो बोलो तो सही।
मोबाइल जो हाथ में है ये हमारी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। जो लैपटॉप है, वो चीजें जो हमारी जिंदगी में खत्म होती नजर आ रही हैं वो क्या है? डेप्रिशिएबल। और वो चीजें जो खत्म होती नजर, वो क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? तो लैंड खत्म हो जाएगा 50 साल बाद। गोल्ड, क्या गोल्ड डेप्रिशिएट हो जाता है? गोल्ड की रस्टिंग कितने सालों में? गोल्ड एंड डोर तो टेंशन यार कहते हैं ना गोल्ड एंड डोर कितनी कटिंग। वो तो उनका बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया ना गोल्ड का। पॉइंट ये कि पैसा पैसा तो नहीं गायब हो गया है। पैसा पैसा तो यह ना कि पैसा यार से किधर गया। तो डेट डजंट मीन के उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, वो कहीं नीचे गिर गया होगा, या 5 साल बाद गायब हो जाता। खवातीन बताएं जरा, वो जो अंगूठी 5 साल पहले बनाई थी वो गायब होगी, छोटी होगी। हाँ, सोना कम हो गया उसमें। वो बात समझ कि नहीं? डायमंड 5 साल बाद गायब, कोयला बन गया दोबारा। जो चीज कोयले से डायमंड बनते मिलियन ईयर में तैयार हुई है, तो वो गायब 5 मिनट में हो जाएगी। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है जी। कोई भी ऐसी चीजें, जैसे फर्ज करें जी, वो आज से 100 साल पुरानी जो करेंसी है, मतलब खिलाफत उस्मानिया में जो दिरम दिनार यूज होते थे, या साल 1000 साल पहले जो सिक्के यूज होते थे, वो आज अगर किसी को मिल जाए तो क्या वो 5 साल बाद गायब हो जाएंगे? जो चीज 1000 साल निकाल गई, वो आपकी दफा 5 साल में गायब होगी? हो सकता है? कोई पेंटिंग आपको मिली पुरानी, 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी, अब आपने उस पेंटिंग को अपने कमरे में लगाया तो 2 महीने बाद गायब। अब बोलो तो सही, तो क्या वो पेंटिंग डेप्रिशिएबल है? डेप्रिशिएट हो जाएगी? नहीं हो। ठीक हो गई? तो वो चीजें जिसने खत्म नहीं होना, कम से कम हमें तो नहीं नजर आ रहा कि खत्म होती है। ठीक है जी। तो वो नॉन डेप्रिशिएबल है। और वो चीजें जो हमें नजर आएगा, समझ आएगा कि हाँ यार ये खत्म हो सकती हैं, वो डेप्रिशिएबल है। फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल, समझ लगी है? ये चीजें क्या है? डेप्रिशिएबल। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? बोलो तो सही। अब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी बच्चों आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये सिस्टमेटिक है। अगर सिस्टमेटिक ना हो तो फिर इम्पेयरमेंट। समझ आ गई है? अगर तो सिस्टमेटिक डिक्रीज है तो वो क्या है, और अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो इम्पेयरमेंट। ठीक हो गई? बच्चों डेप्रिसिएशन वगैरह तो आपने पहले पढ़ी हुई है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दो मेथड होते हैं, एक स्टेटल मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। ठीक हो गया? तो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चेंज इन एस्टीमेट भी आपने पढ़े हुए हैं कि 2 साल बाद अगर मेथड चेंज हो जाए, 2 साल बाद अगर स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, 2 साल बाद अगर उसकी लाइफ चेंज हो जाए, या तीनों चीजें चेंज हो जाए, तो क्या करना है? पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? तो उसकी डिटेल में नहीं जाते। जो चीज़ आपने इंट्रो में नहीं पढ़ी थी वो थी डिस्पोजल ऑफ एसेट, कि जब एसेट को बेचेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करें। ये वो पहला टॉपिक है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। लिखे जरा शाबाश, डिस्पोजल ऑफ एसेट। लिखे जी। अब बच्चों एग्जांपल लेते हैं, पहले इस बात को समझते हैं फिर आगे देखते हैं। फर्ज करें बच्चों आपने यकम जनवरी 2021 को मोबाइल लिया। कितने का लिया? 1 लाख रुपए का। और आपने इसको इस्तेमाल करना है 5 साल। कितने साल इस्तेमाल करना है?
और 5 साल बाद बेचेंगे तो हो सकता है आप कहें यार 5 साल बाद इसका 1 रुपया भी नहीं मिलना। 5 साल बाद, और बोलो तो सही, 1 रुपया भी नहीं मिलना, तो स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाने का आपने सोचा होगा कि मेथड कौन सा लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये यकम जनवरी 2021 को मोबाइल लिया है तो इसकी जिंदगी कब खत्म होगी? 30 दिसंबर 2025। हाँ? 5 साल। तो आपके सामने सारा कुछ लिखा हो, मुझे बताएं। इसकी लाइफ कब? हाँ, 25 दिसंबर। सोच लो, सोच, तसल्ली से, तसल्ली से। हाँ जी, खवातीन, 2026 में। हाँ। कभी मोबाइल खत्म हो जाएगा, फिनिश। हाँ, 31 दिसंबर 2025 पे खत्म। हाँ जी, आपने 30 दिसंबर क्यों कहा? 30 दिसंबर क्यों कहा? और दिसंबर तरीया तो ਹੁੰਦਾ है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰੋ। ਇੰਟਰੋ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, QM ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, 5 ਪੇਪਰ ਪੀਆਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। सीए होना है नहीं होना लादा गल है, दिसंबर का बेड़ा गर्क तो ना करो। अच्छा जी, तो इसका मतलब है वैसे ही अपनी मोबाइल अपनी जिंदगी खत्म करता तो कब खत्म होती? 31 दिसंबर 2025। लेकिन आपको इस मोबाइल ने 2024 में तंग करना शुरू कर दिया। सोचा क्या था? 25 में जाके बेचेंगे या फेंक देंगे, क्योंकि बेचना तो, सेल तो होना कोई नहीं, सकरा वाली तो नहीं ले। तो 25 के एंड पे जाके इसको फेंक देंगे, नया मोबाइल लेंगे। लेकिन इसे तंग करना शुरू कर दिया कब? 24 में तंग करना शुरू। आपने 30 जून 2024 को तंग आके मोबाइल मार्केट में जाके बेच दिया। कितने का सेल हुआ? 10,000 रुपये का सेल हुआ। अब सवाल यह है कि जिस दिन आपने जाके बेचा, पैसे मिले कि नहीं मिले? या पैसे भी आपने पल्ले से दिए? मोबाइल भी दिया, पैसे भी दिए, ऐसे ही होगा। हाँ। हाँ? पैसे मिलेंगे कि देने हैं, पहले ये डिसाइड कर। कितने का बेचा? अब सवाल यह है कि 30 जून 2024 वाले दिन जब आपने मोबाइल बेचा, बेचते वक्त आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये आपने बताना है। काउंट करके 4 साल अगर सोचें, सारा कुछ आपको आता है, डेप्रिसिएशन आपको आती है, कंसेप्ट आपने पढ़े हुए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। मुझे आपने बस बताना है सादा सादा अल्फाज में, देसी तरीके से, जैसे मर्जी करें, कि मोबाइल जिसे बेचा, बेच के आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। कैलकुलेशन करें, कितना, कितने रुपए फायदा हुआ, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। है? सारा कुछ आपको दिया हुआ, लाइफ दी हुई है, मेथड बताया हुआ, तो रेट निकाल सकते हैं। अभी लास्ट को इंडिया ना तो
कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ सही कैलकुलेशन करनी बहुत बड़ा फिर आपने खेल रहा सब काम करा गया कैसे 20,000 कैसे निकला तो देखो बच्चों हम देखेंगे 30 जून 2024 वाले दिन जिस दिन मोबाइल बेच रहे थे उस दिन इस मोबाइल की बाकी कितनी वैल्यू रह गई थी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। वो कैसे निकालेंगे बच्चों देखो पहले साल उसकी कीमत में कितनी कमी आई 20 2021 में। तो जब 2021 में उसकी कीमत में कमी आई तो उसके बाद बाकी कीमत कितनी रह गई 80,000। सोच लो लाख का लिया था ना साल के एंड पे कितना रह गया 80,000 का। अगले साल भी 20,000 की कमी आई अगले साल के एंड पे कितना रह गया 60। अगले साल भी 20,000 की कमी आई कितना रह गया 40। और अगले साल 10,000 की कमी आई 10,000 की कमी कैसे आई क्योंकि 6 महीने यूज हुआ है। तो जब 6 महीने यूज हुआ है तो उस मोबाइल की बाकी कीमत कितनी रह चुकी थी 30,000 आएगी। मतलब आपके नजदीक उस मोबाइल की कीमत क्या थी 30,000। आपने जाके मार्केट में बेचा कितने का सेल हुआ तो कितने का नुकसान हुआ 20,000 का नुकसान। लॉजिकली ये बात समझ रही है। आप उस नुकसान को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो मोबाइल आपने कितने का बेचा जो बेचा था कितने का था कितने का मोबाइल था लाख रुपए का नहीं था 30,000 का था। लेकिन कितना कैश आया तो बैलेंस शीट फिगर क्या निकली 20,000 रुपए का नुकसान। ये एंट्री समझ आ रही है। क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। जब आपने मोबाइल बेचा तो कितने का सेल हुआ 10,000 आए के गए तो कैश डेबिट का क्रेडिट कैश क्या होगा डेबिट होगा क्या नहीं होगा। और बोलो तो सही। मोबाइल जा रहा है तो मोबाइल मोबाइल क्या होगा क्रेडिट होगा। लेकिन कैश आ रहा है 10,000 से और मोबाइल जा रहा है 30,000 से क्योंकि उसकी कीमत 30 थी। तो बीच में डिफरेंस आ गया कितना 20,000 डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। आवाज नहीं आई डेबिट होगा। फर्ज करो बच्चों यही मोबाइल हमने 45,000 का बेचा होता फिर एंट्री क्या होती। एंट्री बताएं एंट्री कैश डेबिट कितने से और मोबाइल क्रेडिट कितने से 30 से और बाकी डेबिट का क्रेडिट आवाज नहीं आई क्रेडिट कितने से 15,000 से। तो इसका मतलब है बच्चों नुकसान होगा या फायदा होगा ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा जब आप एंट्री पास करेंगे। पैसे आ रहे हैं डेबिट मोबाइल जा रहा है क्रेडिट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस है वो डेबिट हो रहा है या अगर डिफरेंस डेबिट हो रहा है तो नुकसान है और अगर क्रेडिट हो रहा है तो फायदा है। नहीं समझ रही बात। क्लियर है। ये बच्चों अकाउंट बना लेता रहा। आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अगर आपको याद हो डेप्रिसिएशन अलग से अकाउंट में चार्ज की थी उसका नाम था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट याद है। लेकिन अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ना करें तो फिर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट के अंदर ही चार्ज होगी। और समझ आ रही है। मोबाइल कितने का लिया था बच्चों आवाज नहीं आई 1 लाख का। तो एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट सॉरी मोबाइल डेबिट और कैश क्रेडिट। सोचो 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 पता नहीं मैं की कह रहा है। और मोबाइल लिया था या गिफ्ट मिला था तो पहले लेने की एंट्री पास करें। लेने की एंट्री क्या होगी मोबाइल डेबिट कैश क्रेडिट साल पूरा इस्तेमाल किया। अब क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे।
इन्वेंटरी डेबिट। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रही, ये तो हमारी पहली हेडिंग है। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। हेडिंग देखें क्या लिखी हुई है। व्हेन नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बना ही नहीं रहे, तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाएंगे तो फिर किसको क्रेडिट करेंगे? मोबाइल को क्रेडिट करेंगे। ये बात याद रखनी है, याद रहेगी। ऊपर हेडिंग आपने याद रखनी है। ये चीज़ आपने पहले इंट्रो में नहीं पढ़ी। आपने हमेशा यही पढ़ा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है। मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर वो मेंटेन ही ना हो तो फिर क्या करें? समझ आ गई बात की? तो अगर वो मेंटेन ना हो तो फिर एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट करें। तो बच्चों, ये क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? होते हो ध्यान ना देखो। आपको यही नहीं पता कि सज्जा पासा केड़ा तो खब्बा पासा केड़ा है? और दाई साइड कौन सी होती है? सर वो तो लगाएंगे ना, साल लगाएंगे इसलिए अच्छा, नेचर के हिसाब से सज्जा खब्बा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर लड़की होगी तो उसका सज्जा खब्बा कुछ और है, लड़का होगा तो उसका सज्जा खब्बा कुछ और है कह रहे हैं तुम? होता है। अकाउंट जो मर्जी हो, दाई तरफ क्या होती है? तो इंट्रो पास है, तो सज्जे खब्बे का बेड़ा गर्क होया पे। दाई तरफ क्या होती है? ए कि ए? पता नहीं की होंगी है, सज्जा है क्या सज्जा है? ये तो बेड़ा गर्क होया। कन्फर्म है? फिर सोच ले। हैं? कन्फर्म है? तो दाई तरफ क्रेडिट होती है कि डेबिट है? हाँ, क्रेडिट। पूछ रहे हैं कि दस रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं। तो ये जो बीस आ रही क्रेडिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। और फिर डेबिट क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है? मोबाइल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मोबाइल अकाउंट के क्रेडिट में वीजा लिखा हुआ है। होते हो? नहीं समझ आ रही? एंट्री क्या पास कर रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और मोबाइल अकाउंट क्रेडिट। ये आपके खर्चे में इजाफा हो रहा है, और ये आपके एसेट में कमी हो रही है। और समझ आ गई बात? इसी तरह से बच्चों अगले साल भी 20,000 एंट्री करेंगे, उससे अगले साल भी 20,000 की एंट्री करेंगे, और उससे अगले साल भी 20,000 की एंट्री करेंगे। ये अकाउंट नोट करना शाबाश, जल्दी करते हैं। हाँ भाई, अकाउंट बना लिया? अब बोलो तो सही। अब बच्चों देखो, 2024 वाले साल में जब बैलेंस शीट डेट आएगी, तो आपके डाटा में कोई मोबाइल पड़ा होगा? अब बोलो तो सही। क्यों? हाँ, तो भेज दिया। तो बैलेंस शीट जब बना रहे होंगे उसमें कोई मोबाइल आएगा? क्यों नहीं आएगा? है ही नहीं, तो इसका मतलब है मोबाइल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और समझ आई बात की? तो जीरो तब भी होगा ना जब जितना डेबिट किया है उतना क्रेडिट भी करेंगे, तभी तो जीरो होगा। तो बोलो तो सही। अगली बात,
बच्चों हर साल के एंड पे ये जो आपको मोबाइल की कीमत नजर आ रही है, क्या ये कॉस्ट है? कॉस्ट कितनी थी? लेकिन जो क्रेडिटर बैलेंस है, क्या ये कॉस्ट है? ये क्या है? ये जो अगले साल के एंड पे है, क्या ये कॉस्ट है? ये जो 40,000 क्या ये कॉस्ट है? ये जो 30,000 क्या ये कॉस्ट है? नहीं। इसका मतलब है जब आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते, क्या मेंटेन नहीं करते? बोलो 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 बोलो। जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कॉस्ट होती है कि नहीं होती? नहीं होती। वो क्या होती है? WDV। तो हम कहेंगे कि मोबाइल अकाउंट आप जो मेंटेन कर रहे हैं ना, ये कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन नहीं हो रहा। किस पे मेंटेन हो रहा है? WDV पे मेंटेन हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ आ गई थी? अब अगला पॉइंट है कि गेन या लॉस निकालने का एक तरीका तो एंट्री है कि एंट्री पास करेंगे, गेन या लॉस निकल आएगा। दूसरा तरीका, ये इक्वेशन भी है। गेन या लॉस निकालने का फार्मूला क्या है जी? क्या लिखा हुआ बोलो जरा? सेल प्रोसीड माइनस WDV। सेल प्रोसीड किसको कहते हैं? बेच के जो पैसे आपने पकड़े हैं उसको क्या कहते हैं? सेल प्रोसीड्स। कितने पैसे पकड़े हैं? 10,000। और WDV? तो 10,000 माइनस 30,000, आंसर क्या आ रहा है? माइनस में कि प्लस में? तो अगर माइनस आया तो क्या मतलब होगा, और अगर प्लस आया तो? समझ आ गई बात? इसको भी नोट कर लो। देखिए। अच्छा, अब फर्ज करें आई कि आपने कहा जी गेन लॉस निकालने हैं, तो फिर जैसे मर्जी निकालें। एंट्री पास करके निकालें या इस इक्वेशन से निकालें, कोई मसला है? और बोला तो सही। लेकिन जब भाई का आपका एग्जामिनर कहेगा ना कि भाईजान हमें अकाउंट बना के ही आंसर निकाल के दें, तो फिर इसका मतलब है इस इक्वेशन से या इस फार्मूले से जो आंसर निकालेंगे वो आई कैप नहीं चाहता। मेरी बात समझ आ रही? क्या आई कैप कह रहा है कि अकाउंट बना के आंसर निकालो, आप कहेंगे अकाउंट तो नहीं बनाना, हम तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो क्या फिर नंबर मिल जाएंगे? नंबर नहीं मिलेंगे। देखो एक बच्चा है जो वर्किंग करके आंसर निकाल रहा है कि 20,000 का नुकसान हो गया, और एक कैलकुलेटर भी आंसर सीधा सीधा मुंह पे बता रहा है कि सर 20,000 का नुकसान हो गया। जवाब तो ठीक है दोनों का, लेकिन नंबर किसको मिलेंगे? उसने वर्किंग की हो। ठीक है, दूसरा तो कैलकुलेटर पे आंसर बता रहा है, तो बता तो सही रहा है, इसमें तो शक कोई नहीं, लेकिन उसके नंबर कोई नहीं। क्योंकि आई के अपने आपको पेपर दिया है, तो भी पेपर में मुझे को सॉल्व करके दिखाओ। आप कह रहे सॉल्व तो नहीं हम कर रहे, लेकिन वैसे हमें अंदाजा है हमारा 20,000 का आंसर आ रहा है। समझ आ गई बात? तो कहेगा अंदाजा तो तेरा ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन नंबर नहीं मिल सारे दिन। क्योंकि अंदाजियां की बेस से तू कल कंपनी चलाएंगे तो बेड़ा गर्क कर दें। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको कल हम CFO की पोस्ट पे बिठाएं, तो कल को जब कंपनी में कोई मसले हों तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कोई चीज़ हम हमारे सामने लेके आए, हवाई बातें ना कर रहा हो। ठीक है? तो आई कैप ऐसे बंदे को कभी CA की डिग्री नहीं देगा जो हवाई बातें कर रहा हो। नहीं समझ आ रही बात? क्योंकि हवाई बातों का कोई सर पाऊँ जो मर्जी के अंदर है। पहले कह जी 10,000 का नुकसान है, फिर बाद के 20,000 का नुकसान है, फिर कह 30,000 का नुकसान है।
तो यार तू पहले 10 कह रहा सी, कितने सबूत? मैं कि 10,000 क्या है, मुकर गया, चलो जी लब दे रो बै क्यों। तो आई कैब कहता है ये वाले चक्कर नहीं चलाने, डॉक्यूमेंट पे लिख के दो कि क्या आंसर निकाला कैसे। समझ आ गई बात? अब जरा नोट करें, अगर आई कैप आपको कहे कि डिस्पोजल अकाउंट बना के दें, क्या बना के दें? डिस्पोजल अकाउंट, तो उसमें जरा बच्चों देखिएगा, ये वाली एंट्री तो सबको क्लियर है ना? क्या क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्या क्रेडिट हो रहा है? कैश क्या हो रहा है? डेबिट। और लॉस क्या हो रहा है? डेबिट। और मोबाइल अकाउंट क्या हो रहा है? ये एंट्री समझ आती है सबको? इस एंट्री को एक्सपेंड कर लें। क्या कर लें? आवाज नहीं आई, ऊंची बोलो। एक्सपेंड कर लें। अब बच्चों जरा गौर से देखो, ये वही एंट्री है जो ऊपर आपने पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने बस एक्सपेंड कर लिया। कैश क्या हो रहा है? डेबिट। लॉस क्या हो रहा है? डेबिट। और मोबाइल क्या हो रहा है? और बीच में मैंने लाइनें छोड़ दी, स्पेसिस छोड़ दी। क्या ये वही एंट्री है जो ऊपर पड़ी थी, या मैंने डेबिट क्रेडिट चेंज कर दिया पकड़े? अब बोलो तो सही। बस वो जो एक एंट्री थी ना बच्चों, वो 3 एंट्रियों में कन्वर्ट होने लगी। वो जो ऊपर एक एंट्री बनाई थी, वो कितनों में कन्वर्ट होने लगी है? 3 में। पहली एंट्री में तो गौर से देखिएगा, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। क्या इस बात पे ईमान है कि कैश डेबिट होना चाहिए, या ईमान ही डोल गया? वैसे कैश डेबिट क्यों होना चाहिए? पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट होना चाहिए। अच्छा ठीक, कोई और दूसरी चीज क्रेडिट होगी, वो दूसरी बला क्या है वो बाद में देखते हैं। लॉस डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है तो फिर क्या हुआ? एक्सपेंसिव होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो लॉस तो डेबिट होना चाहिए। अब दूसरी क्या बला है जो क्रेडिट होगी वो बाद में देखते हैं। और मोबाइल डेबिट होना चाहिए। मोबाइल क्या होना चाहिए? क्यों? एसेट जा रहा है, तो क्या होगा? अब डेबिट क्या बला होनी है वो बाद में देखते हैं। क्या ये एक एंट्री से 3 एंट्री वाली बात समझ आ रही है आपको? हकीकत में एक ही एंट्री थी, उसको क्या किया? आवाज नहीं आई, एक्सपेंड किया। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्रेडिट क्या करना है, ये बात याद रखनी है। डेबिट समझ आता है कि नहीं आता, डेबिट क्यों हो रहा है? क्या नहीं समझ आई? तो जो जो क्रेडिट होगा ना बच्चों, वो डिस्पोजल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? डिस्पोजल। एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको डेबिट ही करेंगे बच्चों। जो क्रेडिट होगा ना, वो डिस्पोजल अकाउंट है जिसको क्रेडिट करेंगे। समझ आ गई? मोबाइल क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो 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 बोलो। तो फिर जो डेबिट होगा ना, वो डिस्पोजल अकाउंट होगा। कितनी एंट्रियां थी? एक थी। कितनी बना ली हमने? 3 बना ली। उस एक एंट्री को हमने 3 एंट्री में कन्वर्ट कर लिया। हकीकत में एक ही एंट्री थी। अब कोई मुझसे ये ना पूछे कि डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसकी लॉजिक नहीं है मेरे पास। लॉजिक किसकी है? कैश डेबिट क्यों हो रहा है, इसकी लॉजिक है हमारे पास। नहीं समझ आ रही बात? एक्सपेंस डेबिट क्यों हो रहा है? लॉस हो रहा है। नुकसान जब होता है तो क्या होता है? डेबिट हो जाता है। ठीक हो गया? तो मेरे पास लॉस की लॉजिक तो है, वो डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है उसकी लॉजिक नहीं है मेरे पास। मोबाइल क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों? एसेट कम हो गया, क्रेडिट हो गया, इसकी लॉजिक तो है। लेकिन डिस्पोजल 30,000 से डेबिट हो रहा है, इसकी लॉजिक मेरे पास। समझ लगी? तो डिस्पोजल डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसकी लॉजिक है मेरे पास। हजम शुद्ध या खत्म शुद्ध? हाँ जी। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रही बात, कि मेरे पास इसकी लॉजिक है, इसकी लॉजिक है और इसकी लॉजिक है। ये क्यों हो रहे हैं कोई पता नहीं, क्योंकि असल में एंट्री ये थी मेरे पास।
कैश डेबिट, लॉस डेबिट और मोबाइल क्रेडिट, ऐसे ही है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, कैश डेबिट, लॉस डेबिट और मोबाइल क्रेडिट। बस उस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए डिस्पोजल आया बीच में। हाँ, जरूरी क्यों है? क्योंकि ऊपर अंग्रेजी पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, ये क्यों जरूरी है? आई क्या आपके एग्जामिनर ने कहा भाईजाना करो। अगर वो ये ना कहे तो मसला ही कोई नहीं, नुकसान तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। क्या नुकसान निकाल नहीं चुके हम? निकाला हुआ है ना, नुकसान तो हमने यहाँ पे भी निकाला हुआ है। अगर हमसे बस ये कहे, क्या कहे, अंग्रेजी पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर कह दी कैलकुलेट गेन लॉस एंड डिस्पोजल, तो बात यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं। या इस फार्मूले से आंसर निकालना, यहां से भी आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात खत्म हो गई। ये वाला पंगा कब लेना पड़ेगा? जब वो क्या कहेगा कि भाई डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, तो फिर हमें ये वाला पंगा लेना पड़ेगा, एक एंट्री को 3 एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हजम शुद्ध। अब बच्चों आगे डिस्पोजल अकाउंट देखते हैं। मैं इतने कांटे मारे मेरे बड़े बड़े, इन कांटों का मतलब क्या है? डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या है? डेबिट है, क्रेडिट है, ये एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, ये क्या भला है? कुछ नहीं। लॉजिक किसकी पता है? किसकी पता है? कैश की पता है, और लॉस की, और बस। अब मुझसे कोई ये ना पूछे कि सर ये डिस्पोजल जो है ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये इक्विटी है, ये क्या है? ये जस्ट एक वर्किंग है। ये क्या है? वर्किंग है। ये वर्किंग आपके सामने शुरू होगी और आपके सामने खत्म होगी। तो समझ आ रही बात की? अब पहली एंट्री जरा गौर से देखो, पहली एंट्री में डिस्पोजल डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? आवाज नहीं आई, कुछ ही बोलो। फिर 10,000 डिस्पोजल अकाउंट किस साइड पे लिखेंगे? किस साइड पे लिखेंगे? क्यों? लॉजिक क्या है? कोई नहीं है। ये 10,000 क्रेडिट क्यों हो रहा है, पता कुछ? नहीं पता। लेकिन वो 10,000 डेबिट क्यों हो रहा है ये पता है आपको? इसकी लॉजिक आपको पता है, ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। नहीं समझ आई? अब दूसरी एंट्री में 20,000 से क्या हो रहा है? आवाज नहीं आई। क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी बच्चे इधर ही लिखेंगे ना। अब बोलो तो सही, ऊपर वाली एंट्री में भी क्रेडिट और नीचे वाली एंट्री में भी क्रेडिट, और सामने नाम क्या लिखेंगे? आपको पता है लेजर में आते वक्त अपोजिट नेम लिखा करते हैं, इंटर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब लेजर बनाते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो साथ नाम कौन सा होता है? अपोजिट। तो ऊपर वाले के साथ नाम क्या आ रहा है और नीचे वाले के साथ क्यों आ रहा है, ये बात समझ आ रही? अब तीसरी एंट्री में देखें, डिस्पोजल क्या हो रहा है और नाम, ठीक हो गया नहीं? तो बच्चों मुझे बताओ, ये डिस्पोजल अकाउंट टैली हो गया ऑटोमेटिकली कि नहीं? क्या कोई क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। तो कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा। तो आपको कैसे पता चलेगा ये एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, कौन सा अकाउंट है? बता सकता है कोई? क्या ये एसेट अकाउंट है? एसेट अकाउंट होता तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता जो बैलेंस शीट में जाना था। तो बोलो तो सही। देखो ना, मोबाइल अकाउंट आपने बनाया है, हर साल इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पहले साल कितना आ रहा था, अगले साल, अगले साल, ये कहाँ जा रहा होगा? वो कितने जा रहा होएगा? बैलेंस शीट में जा रहा होगा, एसेट आप पता चल रहा है। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस है? तो क्या कह सकते हैं कि ये एसेट अकाउंट है? ये तो एसेट अकाउंट नहीं है, ये जस्ट एक वर्किंग है। जिस दिन मोबाइल बेचा था उसी दिन ये वर्किंग पैदा हुई,
उसी दिन ये वर्किंग फौत हो गई। ना इसका इससे पहले कोई सबूत है, ना इसका इसके बाद कोई लेना देना है हमारे डाटा के साथ। और समझ आ गई है। अब बैंक रिकंसिलेशन बनाया करते थे ना। क्या कभी बैलेंस शीट में नजर आई है आपको बैंक रिकंसिलेशन? क्या कभी ट्रायल बैलेंस में आपने बैंक रिकंसिलेशन बनाई? नहीं बनाई। वो क्या थी? वो एक वर्किंग थी, जब बनाई तभी फौत होगी। तो क्या कभी आपने सोचा कि बैंक रिकंसिलेशन क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, क्या है? कुछ भी नहीं। वो एक वर्किंग थी, जब बनाई तभी खत्म। और समझ लगी? अच्छा जी बच्चों, अब अगला सवाल है, ये आपने करना है। आपने एक मशीन ली, कितने की? 1 लाख की। कब ली? आवाज नहीं आई। 1 जनवरी 2021। उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है? 0। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 30%। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और ये मशीन 30 सितंबर 2023 को बेच दी। कब बेच दी? 30 सितंबर 2023 को बेच दी। कितने की बेची? 40,000 की बेची। कितने की बेची? 40,000 की। आपने निकालना है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। निकाल सकते हैं? जो मेथड मैं बता रहा हूँ, क्या ये मेथड आपने जिंदगी में पहले कहीं अप्लाई किया हुआ कि नहीं किया हुआ? इंट्रो में किया हुआ। तो मुझे बताइए, मशीन जिस दिन बेची, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या मैंने आपसे कहा डिस्पोजल अकाउंट में रिक्वायरमेंट से कहीं पे लग रहा है आपको? मैंने आपसे क्या मांगा है? तो इसका मतलब है डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत है। कितने तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं? 2 तरीकों से। पहला तरीका क्या है? फार्मूले से। दूसरा तरीका है एंट्री। 3 एंट्रियां कि एक एंट्री? एक एंट्री का 3 एंट्रियां? एक एंट्री। 3 एंट्रियां कब करेंगे? तो डिस्पोजल अकाउंट मांगा है मैंने, तो 3 एंट्रियां करेंगे। नहीं, कितनी करेंगे? एक एंट्री से आंसर आता है। समझ आ रही है? करें जरा। पहले हो गए, चेक करें जरा साहब। अच्छा बच्चों देखें, पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 30,000। सोच लो, आपने मशीन ली 1 लाख रुपए की, ऐसी है ना? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट में चार्ज करेंगे। कितनी? 30,000। रिमेनिंग वैल्यू साल के एंड पे कितनी बच जाएगी? 70,000। वही 70,000 अगले साल ब्रॉडन बैलेंस आएगा। और अगले साल रेट किस पे लगेगा? 1 लाख पे? 1 लाख पे नहीं लगेगा, 70,000 पे लगेगा। तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 21,000। रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी? 49,000। ये 49,000 अगले साल ब्रॉडन हो जाएगा, सही है? अगले साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? 49,000 पे, 30%। लेकिन पूरे साल नहीं। 30 सितंबर को वो सेल होगी मशीन, तो 12 महीने तो डेप्रिशिएट नहीं ना होगी। जो चीज़ इस्तेमाल ही 9 महीने की है, वो 12 महीने डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। तो 49,000 इंटू 30% इंटू 9/12। तो ये बात नहीं लगी? तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी बच्चों? 11,025। अब रिमेनिंग वैल्यू उस मशीन की कितनी बच गई? 37,975। ऐसी है? अब ये 37,975 रुपए की चीज हमने कितने की बेची? 40,000 की बेची। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितना हुआ? 2,025 रुपए। और समझ आ गई बात की कि नहीं समझ आई? क्लियर है? तो ये फार्मूला क्लियर है बच्चों? क्या फार्मूला जी? गेन या लॉस इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स माइनस WDV।
पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आंसर आया तो लॉजिकली पॉइंट समझ आ गया बच्चों को। तो उसने हमसे डिस्पोजल अकाउंट नहीं मांगा, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी निकालें। हम इस इक्वेशन से, इस फार्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं, और एक और काम भी कर सकते थे, वो क्या था, एंट्री पास करें। जरा एंट्री मुझे बताएं क्या बन सकती है। कैश डेबिट कितना है, कैश 40,000 से डेबिट, और मशीन कितने से, अगर आप एंट्री पास करेंगे तब भी बच्चों ये आंसर निकल आएगा। अगर आप एंट्री पास नहीं करते, फार्मूले से आंसर निकालना चाहते हैं, यहाँ से भी निकल आएगा। समझ लगी बात। और अगर वो डिस्पोजल अकाउंट मांगे तो क्या करेंगे, इसी एंट्री को एक्सपेंड करें। पहली एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और डिस्पोजल। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। और तीसरी एंट्री डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट। 3 एंट्रियां पास करेंगे बच्चों, और 3 एंट्रियां पास करने के बाद डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है जी। और डिस्पोजल अकाउंट में दोनों साइडें बराबर होंगी, कोई भी कैरेट बैलेंस नहीं निकलेगा। और यहाँ तक ही समझ आ गई सबको। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट में किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे पहली बार लिखेंगे कि नहीं। अगर ये डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी डेबिट साइड पे लिखना चाहिए। किस साइड पे लिखना चाहिए, समझ आ गई बात। अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये अकाउंट फिर क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सर इस पे इधर भी लिखने का कोई मसला नहीं है, ये कह रही हैं आप, तो मसला होगा कि नहीं, तो कन्फ्यूजन क्यों हो जाए। सोचो जरा, क्या कन्फ्यूजन होनी चाहिए, क्या आज तक ये कन्फ्यूजन हुई है कि बिरयानी मुंह में डालनी है कि नाक में। इतनी कन्फ्यूजन तो आज तक नहीं हुई, हालांकि आधे इंच का फर्क है। कन्फ्यूजन हुई है कभी, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन कि सज्जियां शैवा चौके खब्बे पासे, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन कैसे होगी। कभी ऐसा हुआ हो कि कॉलेज बरकत मार्केट की इस तरफ है, आप उधर चली गई हो, सजा खबर चेंज करना है ना, KFC के पीछे जाके क्लास लेना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो अकाउंट क्या होना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि ये भी डेबिट हो रहा हो और ये भी डेबिट हो रहा हो, लॉजिकली बनता नहीं है ना ऐसा। एंट्री दिमाग में रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एंट्री क्या है, कैश डेबिट और डिस्पोजल। तो कैश ने क्या होना है, डेबिट ही होना है, और डिस्पोजल ने क्रेडिट ही होना। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सर देखिए उसका टोटल भी 40 है, उसका टोटल भी 40 है, तो मैं ये, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये 40 उधर लिख दूँ और वो 40 इधर लिख दूँ। नहीं, देखिए आप एग्जामिनर से एक्सपेक्ट करती है ना कि आई एग्जामिनर ऐसे लिखे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ऐसे लिख दिया, फिर आप गुस्सा ना करना, सजा खबर ही है ना काम। हम्म। हम्म। और समझ आ गई बात की। अच्छा जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो आज पढ़ा वो 100% समझ आ गया, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो। सब क्लियर है, फिर सोच लें ये ऐसी कहाँ से किया था, तो समझ आ गई कल। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। तो क्यूमुलेट डिवीजन का पता है, नहीं पता, पढ़ी नहीं। एग्जाम किस बेस पे हुई है,
किस चीज़ के मार्क्स की बेसिस पे? हाँ, उसमें डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, तो इसका मतलब है तो ये चीज़ें फिर समझ आई हैं कि नहीं आई? पढ़ा हुआ था, अकाउंट भी पढ़े होंगे, एसेट अकाउंट बनाते हैं कैसे बनाते हैं। चले पढ़ी करें थोड़ा सा जाके। और ठीक है जी, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम? अकाउंट क्लियर है? डिस्पोजल कैसे बनाएंगे समझ आ गया, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ आ गया, गेन लॉस कैसे निकालते हैं ये बात भी समझ आ गई है। ये गेन लॉस आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ था? बोलो 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 बोलो। हैं? तो फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। और 4 महीने हो गए अल्लाह के बंदे, तो फिर क्या हुआ? 4 साल थोड़ी हुए हैं। तो इसीलिए तो क्लास रखी है, इसीलिए तो दोबारा चीजें पढ़ा रहे हैं, अगर भूल भी गया तो याद करना। चलो, इसी लेक्चर को घर जाके दोबारा आपने देखना है, इसी अकाउंट्स को बनाना है दोबारा। ठीक हो गया? तो कोई मसला होगा तो कल डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको होमवर्क कोई नहीं दे रहा, जो पढ़ा बस उसी को घर जाके रिवाइज करना। ठीक है? ओके जी।